नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं? मुझे आशा है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। और जो मेरे वीडियोस है, इससे पहले जितने भी वीडियोज आए हैं सारे के सारे आपने शायद अच्छे से देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो फिर उनको सबसे पहले जाके देखिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। इससे पहले आपके 7 या 8 वीडियोज आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो पहले वो अच्छे से देखिएगा, उसके बाद फिर इस पे आइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले हम 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं आपके। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सा है? 20वां। तो देखते हैं 20वें में क्या है, उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहली बात ये कि आप उन वीडियोज को जाके देखिएगा, उसके बाद फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और भी आपके जितने फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? देखते हैं 20वां क्या है। क्या भैया? देखते हैं। एक पर्वत के शिखर से, एक पर्वत है, पर्वत कैसे होगा? ऐसे सीधा होगा नहीं, इस प्रकार से। बोले एक पर्वत इस प्रकार से मान लो, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और ये आपका मैं नहीं है, और है 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इसको मैं नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा आप? और पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? और। कितने आपके? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करें? आकृति बनाएं। ये तो हमेशा करते आए हैं, जो हमेशा करते हैं वही तो आज करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आकृति। जैसे ही फिगर बन जाएगा, आपका आधा काम हो जाएगा। आप साइन कोस टेन लगाएंगे और आपकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। शुरू करें फिर? चलो ठीक है। एक पर्वत, ये मैंने बना लिया। सबसे पहले आपका पर्वत इस प्रकार से, ये पर्वत है, ठीक है। एक पर्वत के शिखर, ये पर्वत का शिखर है, ये पर्वत का पाद बिंदु है, या फिर आप क्या कह सकते हो? बेस कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसका फाउंडेशन कह सकते हो। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, देखो पूर्व इधर होता है, लेकिन मैं उधर नहीं बना सकता, मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है ना। आप चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ क्या करना है? त्रिभुज बनाना है। तो एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यो मान लो ये आपकी एक रेखा है, ये लाइन है, इस प्रकार से खींची हुई। आप यहां से इस प्रकार से ऊपर बैठे हैं पर्वत की, और ऐसे इस प्रकार से देख रहे हैं, तो आपके जो अवनमन कोण है कितने के हैं? 30 के और 45 के। वैसे देखो अवनमन कोण आपके ये ऊपर वाले होंगे, ठीक है ना। ये जो यहाँ के हैं वो होंगे आपके अवनमन कोण, इस प्रकार से, क्योंकि जो भी आपके कोण होते हैं वो हमेशा किसके साथ बनते हैं? क्षैतिज के साथ। तो ये आपका है 30 डिग्री का, और ये आपके कितने का? जो बड़े वाला वो कितने का है? 45 डिग्री का। लेकिन हमें वही कोण यहाँ पर काम में लेने हैं। तो जो दूर है आपका आधार से वो कितने का होगा? 30 डिग्री का, और जो पास में वो कितने का आपका? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। आपको ये बताना है इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, जो आपका पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो पहला काम हम क्या करते हैं? नाम दे देते हैं ना, ABCDPQRS, जो आपकी इच्छा, कोई भी नाम दे दो। मैंने इसका नाम दे दिया PQRS। और ये जो ऊपर का भाग है इसको मैं अब मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ये कोण दिया था तो हमने बढ़ा दिया था, इसको अब यहां से हटा देते हैं। इस प्रकार का त्रिभुज आपके सामने है। अब आपके सामने त्रिभुज कितने हैं? अब बोलेंगे सर हमारे सामने तो 2 त्रिभुज हैं। 2 है ना। एक आपका छोटे वाला PQR और दूसरा आपका PQS। ये आपका P से लेकर Q क्या है? पर्वत की ऊंचाई है, और पर्वत की ऊंचाई ही आपको पूछी है। इस पर्वत की ऊंचाई को, जो पर्वत है आपका, इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं H नाम दे दूं। ये मैंने इसका नाम दे दिया H। मतलब आपका P से लेकर Q तक क्या है? H है। और R से लेकर Q, ये मैं इसको मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, क्या? X। और S से लेकर R, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको 1 किलोमीटर दे रखी है। तो ये तो हम मान नहीं सकते, अगर 1 किलोमीटर दे रखी है तो फिर 1 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। ये आपकी यहां से यहां हो गई आपकी 1 किलोमीटर। कितनी हो गई? 1 किलोमीटर। इस प्रकार की आपकी आकृति बनी, इस प्रकार का आपका फिगर बना। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? ये तो आपका है आधार,
आधार है ना, और ये आपका क्या है, लंब। बात इसके और इसके बीच में हो रही, कर्ण के बारे में कुछ बात हो नहीं रही, तो फिर हमें कर्ण के बारे में जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आप आधार और लंब की बात करते हैं। जब भी आधार और लंब की बात की जाती है तो हम क्या लेते हैं, tan लेते हैं ना। इसका मतलब इस त्रिभुज में भी हम लगाएंगे tan, और ये बड़े वाला आपका त्रिभुज है PQS, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, tan। पहले कौन सा त्रिभुज लें, पहले छोटे वाला PQR ले लें। चलो ठीक है, तो देखो इधर आपका ये दे रखा है त्रिभुज PQR में, ये आपका है PQR, इसमें क्या लगाऊं मैं, tan थीटा। ये मैंने यहां पर लिखा tan थीटा इज इक्वल टू, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा आपकी P से लेकर Q, इसको आप कह सकते हैं PQ, और ये बटे में भुजा आपकी Q और R, इसको आप कह सकते हैं Q और R। अब मुझे बताओ थीटा कितना दे रखा है, ये कोण कितने का है, तो बोले सर ये तो 45 डिग्री का है, तो मैं लिख दूं। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा tan 45 या फिर tan 45, और क्या लिखूंगा ऊपर आपका P, या फिर अपने PR को H माना तो मैं इसको लिख सकता हूं H, और इसको हमने X माना, इसको हम लिख सकते हैं X। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, 1 ही होता है ना। इसका मतलब जहां पर भी tan 45 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। 1 बराबर आपका हो गया H बटे X। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, हमेशा ऐसे तो करते हैं ना। तो इसको इसके साथ गुणा करो और इसको इसके साथ गुणा करो। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 1 है, गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम गुणा कर भी देंगे हमें उत्तर मिला आपका H बराबर X बोलो या फिर X बराबर H बोलो, एक ही चीज़ है। आपकी इच्छा, आप कैसे लिखना चाहे वैसे ही लिख सकते हैं। ये इसके बराबर एक ही चीज़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप X को पहले लिखो या फिर H को पहले लिखो, आपकी मर्जी। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। हमेशा ऐसे ही तो करते हैं ना। तो हमने क्या किया, ये बटा ये, ठीक है ना, H बटा X और आपका tan 45, और tan 45 का मान आपको पता 1 होता है। इसका मतलब H और X बराबर, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी तो आपकी बराबर आ गई। अब हम लेते हैं बड़े वाला त्रिभुज, बड़े वाला मतलब PQS लेते हैं। चलो ये तो आपका हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज PQS में बड़े वाला त्रिभुज लिया मैंने, बड़े वाला का मतलब आधार ये हो गया। इसमें भी देखो ये लंब और आधार की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, tan ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर आपका ये ऊंचाई कितनी होगी PQ, जिसको आधार बोलो, लंब बोलो या फिर ऊंचाई बोलो, एक ही चीज है। ये आपका हो गया PQ, और ये कितना हो गया Q से लेकर S, इसको बोल दिया हमने QS। tan कितना, tan ये थीटा कितना 30, इसका मतलब ये आपका tan थीटा, या फिर इसकी जगह हमने लिख दिया 30, और PQ आपका H है, और ये कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये 1 है। इसका मतलब आप 1 + x या फिर x + 1 कह सकते हो। क्या हो गया, x + 1 या फिर 1 + x, आपकी मर्जी है। किसी को पहले रखो, किसी को बाद में रखो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपका tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर आपका h, और ये आपका x + 1, x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों को, इसको मैंने इससे गुणा किया और इसको मैंने इससे गुणा किया। जब इसको इससे गुणा किया, ये आपका हो गया, कितना हुआ, h√3 या √3h भी कह सकते हो, बराबर आपका हो गया x + 1। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 2। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर आपका 2। इस प्रकार से अब एक चीज देखो, जो आपका समीकरण नंबर 1 है उसमें x और h बराबर है। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो x की जगह h और h की जगह x रिप्लेस कर सकता हूं ना। भाई जब दोनों बराबर है तो आपकी इच्छा है आप x की जगह h रखो या फिर h की जगह x रखो। तो मैं यहाँ पर जो आपका x है उसको किससे रिप्लेस कर देता हूँ, h से। तो इधर देखो मैं ऐसे लिखूंगा, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, जब मैं समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर देखो आपका ये h√3
बराबर x की जगह मैं h रख रहा हूँ, ये आपका हो गया h+1। अब मुझे बोर्ड चाहिए तो मैं ये सारा का सारा साफ कर रहा हूँ आपके सामने से और क्वेश्चन आपका हटा रहा हूँ। तो ये मैंने हटा दिया, यहाँ से क्वेश्चन हटा दिया। ओके, ये आपका मिल गया √3h = h+1। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, तो हम क्या करें, h को एक तरफ ले लें, एक तरफ ले लेना। ऐसे ही तो करते हैं ना भाई, अंग्रेजी को एक तरफ लेते हैं, गणित को एक तरफ लेते हैं। तो चलो एक तरफ कर देते हैं अपन, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मैंने किया h√3 -h, इस h को मैं इधर लेके आ गया बराबर के, उधर क्या बचा, उधर आपका बचा सिर्फ 1। अब इधर देखो, इसमें भी h है आपका, इसमें भी h है, इसका मतलब मैं h कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। मैंने यहाँ पर h ले लिया कॉमन, ये h कॉमन आ गया। यहाँ पर आपका हो गया √3 और -1, क्योंकि 1 तो सभी के साथ में होता है, इस h के साथ में भी 1 गुणे में हमेशा प्रेजेंट रहता है। और ये आपके बराबर का क्या हो गया, 1। अब मुझे x एक अलग करना है, तो मैंने क्या किया, h बराबर ये 1 और यहाँ आपके जो हो गया √3 - 1 h के साथ वाला था वो क्या हो गया, नीचे आ गया। जब भी कोई संख्या बट्टे में हो, रूट में हो और नीचे की तरफ हो, उसको अगर हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट संख्या से, जो निशान अपोजिट होता है उससे हम गुणा करते हैं। इसका मतलब मैं ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी मैं आपका √3 + 1 और यहाँ पर भी आपका √3 + 1 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ऊपर और नीचे मैंने √3 + 1 √3 + 1 से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा मान में, क्योंकि अगर आप नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या में बराबर से गुणा करते हैं, उनके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, वो सेम टू सेम जो अनुपात है आपका वही रहता है। तो मैंने ऊपर भी इस प्रकार से गुणा कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब देखो नीचे, ये आपका ये √3 - 1 और 3 + 1, इसका मतलब इसको अगर मैं a बोलूं, इसको मैं b बोलूं, तो ये भी तो आपका a हुआ और ये भी आपका क्या हुआ, b। यहाँ पर है a - b और यहाँ आपका a + b। तो ऐसी एक सर्वसम्मिका होती है, कहीं पर भी अगर a - b गुणा a + b आ जाए, हम उसको लिख सकते हैं a² - b², ऐसा लिख सकते हैं हम। ऐसा हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, क्यों लिख सकते हैं, अभी आपको सिर्फ इतना सा सीखना है। कहीं पर भी a - b और a + b आपस में गुणे में आए, कहीं पर भी आप उसको a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। ओके चलो ठीक है। अब देखो ये आपका h बराबर ऊपर आपका 1 और उससे गुणा करना तो कुछ होगा नहीं, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर तो मैं सीधा लिख देता हूँ आपका √3 + 1 और यहाँ इधर देखो आप a² - b², a की जगह क्या है, √3 है। √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 गुणा √3 3 हो गया ना। इसका मतलब, या फिर लिख देते हैं चलो, ये √3 गुणा √3, ये a² - b², b की जगह कितना 1, ये आपका 1 गुणा 1। अगले स्टेप में देखो, इधर आपका ऊपर है आपका √3 + 1 और नीचे √3 और √3 को गुणा किया कितना हुआ, 3 हो गया ना। ये 3 और 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया, 1। तो आपका h बराबर ऊपर है आपका √3 + 1 और यहाँ पर 3 में से 1 गया, आपका कितना हो गया, 2। 3 में से -1 को आपका कितना आ गया, 2। ऊपर आपकी संख्या √3 + 1, क्या √3 को मैं 1.732 लिख सकता हूँ, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, इसका मान होता है √3 का। और 1 की जगह मैंने लिखा 1 और बटे कितना, 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो 1.732 को मैं 1 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ गया आपका, 2.732 और बट्टे 2। ये आपका उत्तर आ चुका है। h जो इस पहाड़ी की ऊंचाई है, लेकिन बट्टे में उत्तर है, हमें बट्टे में उत्तर नहीं चाहिए, हमें तो उत्तर चाहिए सीधा सा। चलो ठीक है, ये आपका 2.732 है, इसमें मैं किसका भाग दूं, 2 का। एक बार गया 1, कितने उतारे 7, कितनी बार गया 0.3, 6, 1 3, कितनी बार गया 6 और 1 2, ठीक है ना। या फिर आप इतना ही लिख दो, आपका उत्तर आ गया 1.36 मीटर, या किलोमीटर में था ना उत्तर, तो उत्तर कितना हो गया, किलोमीटर में हो गया आपका 1.36 किलोमीटर, 1.36 किलोमीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई आपकी ये आ गई। ये जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 1.36 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में थी, आपका उत्तर भी कितने में आएगा, किलोमीटर में। तो नोट कीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 20वां है, उसमें पहाड़ी की ऊंचाई है 1.36 किलोमीटर। इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये भाग अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस समझा सकता हूँ आपको पूरा का पूरा भाग, क्योंकि थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखो आपका समीकरण नंबर 2 आया और ये समीकरण नंबर 1। हमने यहाँ पर ये क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखा, मतलब जो x था आपका वहाँ पर हमने x की जगह क्या कर दिया, h रिप्लेस कर दिया है ना, x की जगह हमने h लिख दिया। तो यहाँ पर हमने h लिखा और कुछ भी नहीं किया, फिर इसी को उठा के मैंने वहाँ पर वैसे का वैसा रखा है, ठीक है ना। इसी को उठा के, या फिर मैंने h को इधर लेके आ गया, तो मैं देखो h इधर लेके आ गया, यहाँ जो आपका h था उसको मैं यहाँ लेके आ गया। अब क्या हुआ, इसमें भी h पड़ा है, इस पद में भी और इस पद में भी h, तो इन दोनों h में से मैंने क्या किया, h कॉमन ले लिया, मतलब ये h और ये h आपका आ गया बाहर, और कोष्टक के अंदर रह गया ये √3 और इसके साथ वाला 1, और ये 1 इधर का पड़ा है। फिर मैंने बोला अगर कोई भी संख्या बट्टे में हो, रूट में हो, उसको अगर हमें रूट हटाना है तो उसके अपोजिट जो निशान होता है, जैसे यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का निशान है, हम ऊपर और नीचे बराबर की संख्या से गुणा करते हैं। तो मैंने यहाँ पर √3 + 1 और ऊपर भी √3 + 1 से गुणा किया। जब गुणा किया तो एक आपकी नई सर्वसम्मिका बन गई है, a - b और a + b। ऐसी सर्वसम्मिका होती है जब a - b और a + b जब भी हो, उसको हम लिख सकते हैं a² - b², मतलब पहले पद का स्क्वायर उसमें से माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। पहला 3 है रूट का, दूसरा है 1, तो 3 का आपने 3 × 3 कर लिया, √3 × √3 आपका कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा 1 × 1 आपका 1 ही होता है, ये कितना रह गया, 1। तो 3 में से 1 कितने हो गए, 2, और ये √3 + 1, √3 का मान होता है 1.732 + 1, तो आपका ये हो गया, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इसको नोट करो, उसके बाद फिर 21वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हो गया होगा नोट अच्छे से, हटा दूं मैं इसको यहां से। हाँ, नेक्स्ट आपका है 21वां। वो भी थोड़ा सा टेढ़ा है, टिपिकल है, उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर उसका फिगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जितने पहले इजी थे इससे पहले वाले उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। तो देखते हैं क्या है, एक झील, चलो सबसे पहले तो झील बना देते हैं। ये मैंने एक झील बना दी, मान लो ये झील है, इधर देखो 1 मिनट के लिए ये आपकी झील है, यहाँ इसमें पानी है पूरा का पूरा, यहाँ भरा हुआ है। इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से, अगर नहीं समझोगे फिर मुश्किल काम होगा, क्योंकि छाया कैसे बनती है, आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको नहीं आएगा समझ में। तो देखो क्या है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, ये पानी का तल है, ये झील है पानी से पूरी भरी हुई है, और ये पानी का तल है। तो ऊपर की लाइन तो आपके ये काम आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से ये पानी का तल है। अब इससे 20 मीटर ऊंचा, मान लो कोई खंबा है, कोई टावर है, कुछ भी है, आपका ए बिंदु दे रखा है, जो झील है उसके तल से 20 मीटर ऊंचा है। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से 20 मीटर ऊंचा कोई इस प्रकार से मैं बना दिया ये, और इसका नाम भी इन्होंने दे दिया ए। और ये कितना ऊंचा है, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। इस बिंदु का नाम भी इन्होंने ए बोला था, हमें ए ही मानना पड़ेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी झील है, इससे 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, इतना तो इन्होंने दे दिया। फिर देखो आगे क्या है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आप झील से 20 मीटर ऊंचे खड़े हैं, एक कोई यहाँ कोई बादल दिख रहा है आपको यहाँ पर। जब आप देख रहे हैं इसको बादल को इस प्रकार से, यूँ ऐसे नज़र से, तिरछी नज़र से, यहाँ खड़े खड़े आप 20 मीटर ऊंचे खड़े हैं और आप ऐसे देख रहे हैं बादल आपका यहाँ पर है। जो उन्नयन कोण है, ये कोण हमेशा किसके साथ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। इस प्रकार से जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है उसके साथ बनते हैं। तो ये मैंने इस प्रकार से रेखा खींच ली। ये कोण कितने का है आपका, 30 डिग्री। यहाँ पर बादल है, आप यहाँ पर 20 मीटर ऊंचे खड़े हैं, झील से किसी को टावर है, कुछ भी है, वहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ खड़े खड़े आप इस बादल को देख रहे हैं। तो आपकी नज़र और बादल की जो रेखा है इस प्रकार से मिलाने वाली, वो क्षैतिज के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो आपका कोण कितने का है, 30 डिग्री का। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, अब देखो ये बादल है तो बादल जो ऊपर है, फोटो भी तो दिखेगा ना पानी में, उसका प्रतिबिंब भी तो दिखेगा। तो ये जो आपका मान लो ये बादल इस प्रकार से, ये मान लो बादल है, जैसा बादल है वैसा का वैसा बादल आपका यहाँ पर पानी में भी दिखेगा इस प्रकार से।
ये जो बादल है ये दिखेगा। और प्रतिबिंब की एक विशेषता होती है, आप जितने जो सरफेस है, जो क्षेत्र मतलब जो आपका समतल क्षेत्र है, उससे जितने दूर है उतना ही आपका प्रतिबिंब गहराई में बनेगा। जैसे मान लो ये मिरर है, कांच है, आप इस प्रकार से खड़े हैं, आप जितने दूर खड़े होंगे ना उतना ही आपका प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनेगा, आपका फोटो जो अंदर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, कांच का काम कर रहा है। तो जितना ऊंचा आपका ये बादल है उतना ही अंदर की तरफ आपके बादल का फोटो बनेगा, बादल का प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल यहाँ बन जाएगा। बादल अगर यहाँ से 1 किलोमीटर ऊंचा है तो इस झील के अंदर 1 किलोमीटर अंदर की तरफ आपको उसका प्रतिबिंब दिखेगा। अगर बादल 100 मीटर ऊंचा है, आपको प्रतिबिंब भी इसकी झील के अंदर 100 मीटर गहराई में दिखेगा। तो जितना इस जो आपका पानी का जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर की जो सतह है, उससे जितना बादल आपका ऊपर है उतना ही आपका फोटो अंदर की तरफ बनेगा। तो कैसे बनेगा चलो देखते हैं। ये बादल है आपका, मैं इसको हटा देता हूँ बादल को, या मान लो ये बादल का आपका बिंदु, और इस प्रकार से आपके ये ऐसे। अब जितना ये यहाँ से उतना ऊंचा है उतना ही अंदर की तरफ बनेगा। यूँ मान लो यहाँ इस प्रकार से बनेगा, यूँ यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी आपकी बराबर होगी भैया। ये मान लो 500 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर, 10 मीटर, जितना भी उतर आएगा ये फोटो अंदर उतना ही गहराई में बनेगा। ये फिक्स आपका। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, आप यहाँ पर ए में खड़े हैं, ए पर बिंदु पर जब बादल को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। यहीं खड़े खड़े जब आप इस बादल की छाया को देख रहे हैं या फिर बादल के अंदर का जो फोटो है उसको देख रहे हैं, तो आपका अवनमन कोण कितने का बन रहा है? ये कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। उन्होंने दे दिया 60 डिग्री का। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर खड़े हैं, ये जो बादल है इसकी दूरी ज्ञात करनी, मतलब यहाँ से ये जो पॉइंट है आपको ज्ञात करना। मैं चलो नाम दे देता हूँ सबके। ये नाम तो आपको रखना पड़ेगा, बी सी डी ई, और ये आपका हो गया एफ। ये हो गया। एक मिनट वापस देख लो इसको कैसे है। भाई आप यहाँ पर खड़े हैं 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पर कोई बी बिंदु पर बादल, आप उसको देख रहे हैं, कौन बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है ना। इसी का प्रतिबिंब पानी के अंदर बनेगा, और पानी के अंदर मैंने पहले ही बोल दिया जितना पानी की सतह से बादल ऊपर है उतना ही प्रतिबिंब आपका अंदर बनेगा। समझ रहे हो ना? अब देखो एक मिनट के लिए, ये यहां से लेकर एफ और ए अगर आपका 20 है तो सी और डी भी तो 20 होगा, क्योंकि ये तो आयत की तरह है। तो ये कितना हो गया आपका? ये 20 मीटर हो गया। ये भी आपका यहां से यहां पर भी क्या होगा आपका? 20 मीटर होगा। और इसको मैं मान लूं सी से बी तक, मैं क्या मान लूं इसको? एच मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं? ऊंचाई मान लूं। अब मुझे ये बताओ, ये जो पानी की सतह है उसके अंदर प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे सर अगर आपने पहले ही बोल दिया, बोले जितना ऊंचा है बादल उतना ही अंदर गहराई में प्रतिबिंब बनेगा, तो सर ये जो सतह इससे बादल तो ऊंचा, आपका h और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होगा ना। इसका मतलब सर जो अंदर का प्रतिबिंब है वो भी आपका सर कितना गहरा होगा? यहाँ होगा आपका 20 प्लस h, या h प्लस 20 कुछ भी बोल दो। ये प्रतिबिंब भी इतना गहरा बनेगा झील के अंदर। यहाँ से जितना आपका बादल ऊंचा है उतना ही बादल का फोटो या फिर बादल की जो आपकी प्रतिबिंब है, बादल की जो फोटो कॉपी नीचे बन रही है वो इतनी गहरी बनेगी। ये आपको मान के चलना है। अब चलो शुरू करते हैं। इसको मैं नाम दे दूं एक मिनट के लिए, ए से लेकर सी है, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स। क्या नाम दे दिया? एक्स। ये आपका था एच और ये एक्स। अब आपके सामने दो त्रिभुज, हमेशा दो त्रिभुज होते हैं, अभी भी यहां पर भी आपके सामने कितने त्रिभुज है? दो। एक कौन सा है? एक है आपका ए बी सी और दूसरा आपका ए सी ई। इन दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से साइन कोस टेन जो भी लगेगा, जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लगाएंगे और फिर हल करेंगे। लगाए तो सबसे पहला छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। पहले तो लिख देते हैं कौन कौन से माप हमको दे रखे हैं। तो इधर देखो दिया गया है, क्या क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है ए एफ बराबर आपको दे रखा है 20 मीटर। ये दे रखा है ना। अगर ये 20 है तो आप ऐसे लिखेंगे ए एफ किसके बराबर होगा? सी और डी के। ये सी और डी बराबर, इसका मतलब सामने वाला भी कितना होगा? 20 मीटर का होगा। होगा? अच्छा, अब मैं कह सकता हूं बी से लेकर डी, ये आपका बी डी, ये कितना होगा? 20 प्लस एच।
ये यहाँ से लेकर 20, ये 20 और ये h 20 प्लस h हो गया। इसका मतलब आपका d और e कितना होगा, ये भी आपका होगा 20 प्लस h, क्योंकि मैंने बोला जितना आपका बादल सतह से ऊंचा होगा उतनी आपकी जो प्रतिबिंब है, जो फोटो है, इतना ही आपका गहराई बनेगा। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब हम लेते हैं साइन कोस टेन। तो मैं त्रिभुज लूँगा आपका, त्रिभुज ABC में क्या लगाऊं मैं, ये मैंने लगाया टेन थीटा, ठीक है। अब टेन लगाया, टेन क्या होता है, आप बोलेंगे सर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, तो इसका नाम आपका BC और ये भुजा इसका नाम है A से लेकर C, तो इसका नाम हो गया आपका AC। थीटा कितना, कौन कितने का दे रखा है, बोले सर कौन तो 30 डिग्री का दे रखा है। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा आपका कितना, tan 30। BC को हमने H माना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा H, और इसको हमने X माना, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा X। अच्छा, अब tan 30 का मान कितना होता है, बोले सर tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। मैंने लिख दिया आपका 1/√3, और इसको मैंने H माना और इसको क्या माना, X। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने इससे गुणा किया, इसको मैंने इससे गुणा किया, तो x के साथ तो किसी का गुणा हो नहीं रहा, एक का गुणा हो रहा है, एक से कोई मतलब है नहीं। चलो लिख देते हैं, ये आपका x बराबर, और h हो रहा है आपका h√3 या 3√h, कुछ भी बोल दो, यो इस प्रकार से इसका गुणा इसके साथ हो रहा है, और मैंने इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। ये तो हम काम करते हैं ना हमेशा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाले त्रिभुज में tan लगाया, ये बटा ये किया, और tan 30 का मान 1/√3 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको x बराबर h√3 मिल गया। अब यही काम हम दूसरा त्रिभुज, उसमें तो यही काम करते हैं और क्या करते हैं, चलो करते हैं अभी भी यही काम। तो इसी प्रकार चलो इस यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार कौन सा लूँ मैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ये आपका ACE, तो मैंने ले लिया ACE में, यहाँ पर भी बात ये बटा ये आपका आधार है और ये क्या है, लंब है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर भी आपका tan लगेगा, तो कितना लगाऊं, tan 60, tan 60 बराबर, ये आपका देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बार तो मैं लिख देता हूँ, C से लेकर आपका E और आधार आपका AC। tan 60 का मान बोले सर √3 होता है। एक मिनट रुको, एक स्टेप हमने मिस कर दिया, वापस कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, बोले सर ये बटा, या फिर ये आधार, ये आपका लंब बटे होता है आधार, तो ये तो आपका CE, क्या है आपका C से लेकर E है, और ये आपका कितना है AC। tan कितना, बोले सर tan 60, CE कितना है, ये कितना मुझे बताओ भैया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो देखो 20 और 20 प्लस h, इसका मतलब ये आपका हो गया, बोले सर 40 प्लस h हो गया। ये ध्यान रखेंगे, ये 40 प्लस h है, 20 प्लस h नहीं है, क्योंकि देखो ये इतना पानी के अंदर और ये पानी कितना बाहर, पानी के अंदर है 20 प्लस h और पानी के बाहर है आपका 20, तो 20 और 20 40, तो ये हो गया, और उसके साथ h, तो 40 प्लस h, और आपका आधार कितना है x, ये आधार x हो गया। tan 60 का मान कितना, अच्छा ये समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझे, चलो ठीक देखते हैं, एक बार वापस समझते हैं। देखो ऐसा है, ये पानी की सतह, इससे 20 मीटर ऊंचे तो आप खड़े, और यहाँ से h ऊंचा आपका बादल है, इसका मतलब यहाँ से जो सतह है उससे 20 प्लस h आपका बादल हो गया। अब बादल का जो प्रतिबिंब है वो भी आपका 20 प्लस h अंदर की तरफ बनेगा, तो ये तो बादल, ये जो पानी के अंदर अंदर की चीज वो है आपकी 20 प्लस h, ये बाहर की चीज भी तो 20 है ना, आप यहाँ से खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आपके अंदर की चीज कितनी, या फिर ये दूरी कितनी हो गई, 20 और 20 40, और h आपकी 40 प्लस h हो गई। tan 60 का मान कितना, √3, ये मैंने लिया यहाँ पर √3 बराबर कितना आपका 40 प्लस h और बट्टे आपका कितना x। अब चलो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आगे के पेज में कर लेता हूं, क्वेश्चन आपका हटा देता हूं क्योंकि अब आपकी जरूरत नहीं क्वेश्चन करें। तो देखो अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ किया, तो x के साथ मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई में उत्तर आ गया x आपका √3, और ये आपका हो गया 40 प्लस h। इसको यों का यों मैं एक बार उतारा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका ये है आपका x √3, और ये है आपका 40 प्लस h। इस x के साथ √3 उसको मैं बट्टे में सामने ले जाता हूं, मुझे मिल गया x बराबर 40 प्लस h, और बट्टे में √3, ये जो √3 x के साथ था वो नीचे चला गया, और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 2। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर मैंने दे दिया 2। एक मिनट के लिए नोट करो क्या है समीकरण 1 और 2, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो समीकरण 1 है आपका x बराबर h√3 और समीकरण 2 है आपका x बराबर 40 प्लस h/√3। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखा, यहां पर जो x है ये, और इधर भी आपका x है। इसका मतलब जो आपका LHS है, जो आपका बाएं हाथ की तरफ जो भी आपकी संख्या, जो भी आपका मान है, ये यहां पर और यहां पर दोनों बराबर है। इसका मतलब इसके साथ वाला जो है ये और ये भी तो बराबर होगा भाई। अगर यहाँ पर भी x के बराबर ये है, यहाँ पर भी x के बराबर ये है, अगर x और x तो बराबर है, ये इसके साथ वाली संख्या भी बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो आप कह सकते हैं, अगर ये आपका रूट, अगर ये h और ये आपका x बराबर, तो इसके साथ वाली संख्या बराबर होगी। इसका मतलब ये आपका h√3, ये इधर का ये है h√3, इसके साथ क्या है ये बराबर, ये आपका है। इसका मतलब 40 प्लस h√3 ये भी आपका बराबर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं इससे गुणा करूं और इसको मैं इससे गुणा करूं, करें गुणा। तो इसको जब मैंने इससे गुणा किया, √3 और √3 कितने हो गए, 3 हो गए ना। ये आपका हो गया 3h, ये आपका 40 प्लस h, क्योंकि यहाँ किसी के साथ गुणा हो नहीं रहा। अब मैं ये जो आपका h है ये, इसको मैं बराबर से इधर लेके जाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, 3h माइनस, क्योंकि प्लस का इधर आते ही माइनस हो जाएगा, h बराबर कितना 40, 3h में से एक h गया, आपके हो गए 2h और बराबर कितने हो गए 40। h बराबर कितना हो गया आपका 40/2, ये कट गए, h बराबर आपका आ गया 20 मीटर। ऊंचाई आपकी आ गई 20 मीटर। अभी आपको उत्तर नहीं मिला है, अभी आपको h मिला है 20 मीटर। अब h क्या है, ये है h, इधर देखो ये 20 मीटर। आपको मिला क्या, आपको B से C के बीच की दूरी या फिर ऊंचाई है जो, ये आपको मिली 20 मीटर, ये आपकी 20 मीटर है। आपको पूछा क्या है, आपको जो A बिंदु पर आप खड़े हैं, यहां से बादल है आपका B बिंदु पर, A से लेकर B के बीच की दूरी पूछी, A से लेकर B तक की दूरी पूछी। आपको ये नहीं पूछा, लेकिन हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके बिना हम जो हमारा आंसर है उसको नहीं निकाल सकते। तो आपका h बराबर 20 मीटर आपका आ गया, यहां पर हमने 20 लिख दिया। अब एक बार वापस साइन कोस टेन लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, बात किस किस की हो रही है, ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो ये आपका K और ये आपका L और ये आपका क्या है A। तो इधर देखो आपका ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये आपका टेन थीटा, LA/K तो L और K, इधर देखो आप L और K के बीच में बात हो रही है, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन, क्योंकि साइन बराबर होता है आपका L/K। अब मैं त्रिभुज कौन सा लूँ, वापस लूंगा मैं त्रिभुज ABC, क्योंकि मुझे ये भुजा चाहिए। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज ABC में साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है, L/K, L आपका BC और K क्या है AB। तो साइन कितना, और सब बोले सर साइन तो 30 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपका, अगले स्टेप में लिखूंगा साइन 30। और BC कितना है, बोले सर ये तो 20 है, हमने ज्ञात कर लिया। और AC कितना है, AC तो हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना, बोले सर साइन 30 का मान तो 1/2 होता है। चलो ये मैंने साइन 30 की जगह क्या लिख दिया, 1/2 बराबर आपका 20 और बट्टे में क्या हो गया AC। चलो गुणा करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। ये आपको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। AC के साथ 1 का गुणा कुछ होगा नहीं, तो मैंने लिख दिया आपका AC और 20 को जब 2 से गुणा के दिए आपका आ गया 40 मीटर। कितना, 40 मीटर। आपको जो पूछा है उसका आंसर है आपका 40 मीटर। आपको ये पूछा है आप A पर खड़े हैं और वहां से बादल की दूरी कितनी है, तो बादल की दूरी कितनी है 40 मीटर। आप लिखेंगे लास्ट में, अतः बादल की दूरी कितनी है, ये आपकी होगी 40 मीटर, 40 मीटर। आप जहां पर खड़े वहां से आपका जो बादल ऊपर दिख रहा है वो आपका 40 मीटर। अब ये आपका पूरा हो गया, अच्छे से नोट करो। अगर एक बार में समझ नहीं आए, वीडियो को रुक रुक के वापस बार बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, और भी वीडियोस आपके लगातार आते रहेंगे। मैथ के, इंग्लिश के, सभी के वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।